हाँ हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं अबाउट कंप्लीट एनालिसिस एंड एडवांस कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। कंप्लीट एनालिसिस एंड एडवांस्ड कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हम लोग डील करने वाले हैं। फाइन, आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। आज आप इन सारी बातों को समझोगे। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, how atmosphere is playing important role in maintenance of habitable conditions, maintenance of habitable temperature. About introduction we have done, about origin we have done, about composition of atmosphere we have done, about the permanent gases, about the trace component, about the variable component. Okay, classification we are going through on the basis of composition हमने किया था, अब इसको देखेंगे हम। ठीक, और फिर हमने देखा था कि हाउ द गैसेस एनवेलप विच इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, इट इज फॉर्मिंग एटमॉस्फेयर। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर सो फार ट्रोपोस्फेयर इज कंसर्न, इट इज वेरिएबल। आप रिकॉल करेंगे कि हाइट इज मैक्सिमम ओवर इक्वेटर एंड मिनिमम ओवर पोल्स। हम ये सारी बातें कर चुके थे। Stages of evolution we have done, about composition we have done, है ना। So role of nitrogen, how it is playing important role, which is colorless, which is odorless, which is tasteless gas। तो अगर wind blow कर रही है तो 78% बाय वॉल्यूम इज नाइट्रोजन, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल यहां प्ले कर रही है। फाइन, आइए और समझने का प्रयास करते हैं। कौन्स, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. So nitrogen is playing important role in DNA, in RNA, in nucleic acid. It is important bodybuilder. Okay, अगर molecular nitrogen की बात करें, it is present in the lower atmosphere. In heterosphere there is separate layer of nitrogen, which is rare atomic layer. Oxygen is life giver. See, respiration and photosynthesis both are acting in diametrically opposite direction. दोनों अलग अलग डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं। respiration is catabolic, it is destructive, it is oxidative. Here complex food is broken down and CO2 is released. On the other hand, photosynthesis is anabolic, it is constructive. वो एनाबॉलिक है, वो कंस्ट्रक्टिव है। उसमें क्या हो रहा है, आप देखोगे कि इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिड्यूस इनटू ग्लूकोज, है ना। तो यहां पे कार्बन का इनफ्लक्स हो रहा है, CO2 का इनफ्लक्स हो रहा है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो विथ इंक्रीज इन हाइट और अल्टीट्यूड इसकी कंसंट्रेशन घट रही है। सो हाई फ्लायर्स आर कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, combustion of fossil fuels are the main cause responsible for it. अगर आर्गन की बात करें, so third most important after nitrogen and oxygen by concentration, ठीक, केमिकली इनर्ट है, नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। और फिर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की। विद इन ट्रोपोस्फेयर एट सरफेस प्रेशर इज 1013 मिलीबार मीन सी लेवल पे, और अगर आप कंपैरिजन करो एट हाइट ऑफ 12 किलोमीटर इट इज 200 मिलीबार्स। क्लियर, हमने तुलना किया व्हाट इज एल्बिडो।
insulation is coming stacking surface. Now depending upon surface, lighter is the surface, more will be reflectivity in the same wavelength. Darker is the surface, more will be absorbance, है ना? Darker is the surface, more will be absorbance. जितनी फ्रोजन सरफेस होगी उसकी एल्बिडो रिफ्लेक्टिविटी मैक्सिमम है, जितनी डार्क और वेट होगी उसकी एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होगी. तो शॉर्ट वेव्स आ रही हैं और बिकॉज ऑफ एब्जॉर्बेंस दे आर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स. क्लियर है? चलिए आगे और इन सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं. सी एक क्विक रिकैप करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, atmosphere can be classified into two, homosphere and heterosphere. Homosphere, gases are homogeneously mixed. That means यहां पे कोई ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की लेयर है, नाइट्रोजन की लेयर है, आर्गन की लेयर है. नो, it is not like that. In heterosphere, gases are stratified. We are having separate nitrogen layer, separate oxygen, helium and hydrogen layer. मैंने आपको ट्रिक दिया था दीदी, याद है? DI. From Earth surface with increase in height, temperature decreases, फिर increases, फिर decreases, फिर increases. DI. जहां तक टेम्परेचर घटेगा ट्रोपोस्फेयर, बढ़ेगा स्ट्रेटोस्फेयर, घटेगा मीजोस्फेयर और फिर बढ़ेगा थर्मोस्फेयर. सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वी हैव 4 डिफरेंट लेयर्स. हमारे पास 4 लेयर्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक रिएक्शन वी हैव आयनोस्फेयर. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन वी हैव कीमोस्फेयर. आइए इन सारी बातों को और समझने का प्रयास करते हैं. क्लियर? नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, ध्यान सुनना, ये अर्थ सरफेस है. पहले समझा दूं फिर लिखवाऊंगा आपको. बिल्कुल ऑफलाइन की फील आपको आने वाली है. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. So, please listen very carefully. Please be ultra attentive. Now listen, see. This is our Earth. We are having atmosphere because force of gravity at the surface is sufficient to sustain or hold gases. And we have discussed in our batches that atmosphere is having endogenous origin. During great tectovolcanic age 3.2 to 3.5 billion approx billion years ago, massive volcanism occurred at the surface of Earth, and in the process what happened, interior से gas released हुई. That is why more than 98 to 99% gases were earthen, having origin from interior of Earth. Are you able to collect it? याद आ रहा है? Now please listen very carefully. भले क्लासेस आपकी ऑनलाइन चल रही हैं, मैंने बार बार आपसे कहा है कि यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑफलाइन फीलिंग. ऑफलाइन से बेटर, बिकॉज हम पूरी बोर्ड पे ऑफलाइन की तरफ पढ़ रहे हैं और साथ साथ मैं आपको एनिमेशंस भी दिखाते रहूंगा जिसके हेल्प से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा होगी. सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस
We have discussed about solar day when the reference is taken from the sun, sidereal day when from a distant star, जिसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व नहीं करती. क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन there is equatorial bulging. Radius over equator is greater as compared to radius over pole. इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है. हमने स्कूल डेज में फिजिक्स पढ़ी है. ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको याद है. आप बोलोगे सर ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी में आप फिजिक्स की बातें क्यों कर रहे हो, क्यों हमें डरा रहे हो? डरा नहीं रहा मैं. ठीक, इतनी बात तो हमें याद है ही कि ग्रेविटी और रेडियस का रिलेशन आसान शब्दों में इनवर्स है. दैट मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी का फोर्स मैक्सिमम है. इतनी बात क्लियर हुई? यस, ध्यान सुनेंगे. डायग्राम देखिए. So we are going to understand the various complex processes occurring in our atmosphere. We are going to discuss about classification of atmosphere. On the basis of composition, we have two different layers. From Earth's surface up to height of 88 to 90 किलोमीटर throughout. इसको मैंने डायग्राम में ऐसे बनाया हुआ है. It is homosphere. Homosphere in Hindi called सममंडल. Gases are homogeneously mixed. Beyond that, 88, 90 up to say 10,000, it is called as heterosphere. That means gases are stratified. In Visam Mandal, in heterosphere, we are having separate layer of gases, which is not so in homosphere. अगर हम विषम मंडल की बात करें, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, मैंने आपको समझाया है, एक बार और देखें. गैसेस आर होमोजीनियसली मिक्स्ड. So on the basis of composition, it is called as homosphere. From surface up to height of 88 to 90 kilometers. Beyond that, heterosphere, nitrogen, oxygen, helium or hydrogen. In heterosphere, we are having 4 different layers. हमारे पास 4 अलग अलग लेयर हैं. From surface up to height 200 kilometers. See, molecular nitrogen is present up to height of 50 kilometers. Dinitrogen, N2. Nitrogen is colorless, odorless, tasteless gas. It is permanent component of atmosphere, actively playing important role in nucleic acid, DNA, deoxyribonucleic acid, RNA, ribonucleic acid, proteins. नाइट्रोजन प्रेजेंट है. प्रोटीन इज बॉडी बिल्डर. प्रोटीन हमें एनर्जी नहीं देती, ये बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर हम सेकंड की बात करें, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज लाइफ गिवर, अप्रॉक्स 21% बाय वॉल्यूम. एंड ऑल ऑफ यू नो, विथ इंक्रीज इन हाइट और अल्टीट्यूड, concentration of oxygen decreases. अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें, अगर सपोज से फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं हिमालयन रेंज की बात करूं, लद्दाख की बात करूं, तो अगर मीन सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013 मिलीबार्स, और अगर हम ऊपर जा रहे हैं 12
किलोमीटर के हाइट पे फ्रॉम मीन सी लेवल से, फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,850 और उससे ऊपर जा रहे हो आप, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ओनली 200 millibars. That means concentration of oxygen decreases. That is why mountaineers, high flyers, they are carrying oxygen cylinder. वो ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी कर रहे हैं. ध्यान सुनिएगा. Helium, hydrogen, we are having separate layer. As it is stratified, it is not almost homogeneously mixed. आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो इट इज हेट्रोस्फेयर. कॉम्पोजिशन के आधार पे होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर. बहुत ध्यान सुनिएगा. प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली. अल्ट्रा अटेंटिव होकर सुनेंगे. आपके पेड बैचेस में क्लासेस को बार बार आप देख पाते हो, लेकिन टाइम इज लिमिटिंग. समय नहीं है, बिकॉज सिलेबस को आपको कवर करना है, रिवीजन करनी है, आंसर राइटिंग करना है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस करनी है. फॉर दैट वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर मेंटरशिप प्रोग्राम. ध्यान सुनिएगा मेरी बात. अगर मैं आपसे बोलूं 100 पीपल एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, 100 लोग एक झुंड में बैठे हुए हैं, और मुझे अगर उन लोगों को बांटना है, कैटेगराइज करना है, मैंने कहा भाई ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, लिंग के आधार पे बॉयज, गर्ल, मेल, फीमेल. ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, 5.5 फीट से नीचे का एक ग्रुप, 5.5 से 6 फीट हाइट के एक ग्रुप, 6 फीट से ऊपर के एक ग्रुप. ऑन द बेसिस ऑफ योर हॉबी, क्या है आपकी हॉबी? फोटोग्राफी, गार्डनिंग, कुकिंग, मूवीज, प्ले, स्पोर्ट्स, इंडोर, आउटडोर. ऑन द बेसिस ऑफ योर नेटिव प्लेस, आप कहां से आए हो? फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, फ्रॉम सदर्न इंडिया, फ्रॉम ईस्टर्न, फ्रॉम वेस्टर्न, फ्रॉम सेंट्रल. हमने उसी 100 ग्रुप के लोगों को, 100 इंडिविजुअल के लोगों को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया है. और अगर मैं आपसे बोलूं कि द क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन ऑफ द ग्रुप इज बॉयज, गर्ल्स, फोटोग्राफी, कुकिंग, नॉर्थ इंडिया, माय फ्रेंड, इट बिकम्स खिचड़ी क्लासिफिकेशन. दैट इज डन बाय ऑल इंडियन ऑथर्स. अगर क्लासिफिकेशन कॉम्पोजिशन की है, सिर्फ 2 लेयर बनेंगे, होमो एंड हेट्रो. अगर क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, फ्रॉम अर्थ सरफेस, जहां तक तापमान घटा, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, ट्रोपोस्फेयर, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ स्ट्रेटो, फिर घटना स्टार्ट हुआ मीजो, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ थर्मो. DI, ट्रिक इज दीदी. 4 times there occurs change in pattern of temperature and we have 4 different layers. अगर ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक रिएक्शंस बात करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक लेयर है, दैट इज आयनोस्फेयर. विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ आयनोस्फेयर. D layer, डिप्लीशन लेयर, E लेयर, कैनली हेविसाइड लेयर, F एप्लेटॉन, F डैश, G, इसके बारे में हम बात करेंगे. On the basis of chemical reactions, we have a separate layer called as chemosphere. Among the all, most important is classification on the basis of temperature. So please be ultra attentive and listen very carefully. This is Earth सरफेस. ये आपके सामने अर्थ सरफेस है. अगर ये पृथ्वी का सतह है, सन रेज आर कमिंग, स्ट्राइकिंग अर्थ सरफेस. कहीं पे लैंड है, कहीं पे वाटर बॉडी है. डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडी.
अलग अलग लैंड और वाटर बॉडी गर्म हो रही है। व्हाट इज इंसोलेशन? हमने कहा भाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। हमें प्लैंक्स लॉ याद है, E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, याद है आपको? E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच इंटू C बाई लेमडा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जितनी वेवलेंथ शॉर्ट है उतनी पेनिट्रेशन पावर हाई है, उतनी एनर्जी हाई है। क्लियर? और समझने का प्रयास करेंगे। नाउ रेडिएशंस आर स्ट्राइकिंग अर्थ सरफेस। बहुत कंसेप्चुअल बात आपको बता रहा हूं। आई एम लिंकिंग वेरियस कंसेप्ट टुगेदर। तो जो बिगिनर्स है आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्या करें, हम आपका बी के बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम नहीं कर सकते। एग्जाम के लेवल तक, एग्जाम के डिमांड तक आपको पढ़ना होगा। सो डियर फ्रेंड्स, लिसन वेरी केयरफुली। एक बार मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर आप हमें कई बार पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में फ्रेंड बोल देते हो, तो हमें अजीब सा लग जाता है कि सर आप इतने रेस्पेक्टेबल हो, सीनियर हो, है ना। हमने कहा भाई सीनियर कहते कहते बुजुर्ग ना बोल देना। तो मेरा आपके लिए एक ही बात है, भविष्य में आपको मेरी बात समझ में आएंगी जब आप पापा बनोगे या मम्मी बनोगे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो एक अच्छा पेरेंट बच्चों से मित्र की तरह बर्ताव करता है, ताकि बच्चे अपने स्ट्रेस को, दुख को, सुख को अपने माता पिता से साझा कर पाए। कमेंट में लिखना, क्या आप अपने पेरेंट्स से क्लोज हो? ज्यादा क्लोज किससे हो? पापा से या माता जी से या किसी और से? आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे बात हो रही थी कि अलग अलग सरफेस है। अगर सरफेस डार्कर है, डार्कर सरफेस की इंसोलेशन की एब्जॉर्बेंस ज्यादा है, वो इंसुलेशन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, लाइटर इज द सरफेस मोर विल बी रिफ्लेक्टिविटी। और अगर हम उच्च अक्षांशों पे हैं, आर्कटिक रीजन पे हैं, अंटार्कटिक रीजन पे हैं, ग्लेशियर्स पे हैं, सियाचिन में है, क्या हो रहा है? इंसुलेशन आई और मैक्सिमम परसेंटेज सेम वेवलेंथ में रिफ्लेक्ट हो गई। The percentage reflectivity of any given surface of insolation in the same wavelength is called as albedo capacity या albedo power of the surface. Frozen surface, freshly formed snow is having maximum reflectivity, maximum albedo. Darker surface has lower albedo because they have more absorbance. Wetter surface, darker and wetter, black soil, wet black soil. Sandy soil की albedo ज्यादा है, ब्लैक वेट सॉइल की albedo कम है। फ्रोजन सरफेस की, परमाफ्रॉस्ट की ज्यादा है, फ्रेशली फॉर्म्ड स्नो की मैक्सिमम है। ठीक, सरफेस ने शॉर्ट वेव्स को एब्जॉर्ब किया। इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बेंस एंड देन री एमिटेंस, एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि जितना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है उतना एग्जैक्ट री एमिट नहीं कर पाएंगी। और अगर एनर्जी घटी, आपको मालूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ बढ़ेंगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ेंगी तो पेनिट्रेशन पावर पीपी घटेंगी। मतलब शॉर्ट वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, दे आर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स।
लॉन्ग वेव्स जैसे शॉर्ट वेव्स चीरती हुई आई, वैसे लॉन्ग वेव्स चीरती हुई वापस नहीं जाएंगी, बिकॉज दे हैव लॉन्गर वेवलेंथ, लेस पेनिट्रेशन पावर। क्या इतनी बात समझ में आई? यस, नो? आगे और समझेंगे। दैट मीन्स फॉर द लोअर अर्थ, फॉर द लोअर एटमॉस्फेयर, फॉर ट्रोपोस्फेयर, it is earth surface which behaves as main heat source. अर्थ सरफेस मेन हीट सोर्स की तरह बिहेव करेंगी, और जैसे हम हीट सोर्स से दूर जाएंगे इन ट्रोपोस्फेयर, विथ इंक्रीज इन हाइट और अल्टीट्यूड, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होगी, देयर विल बी लैप्स इन टेम्परेचर, and this is called NLR, normal lapse rate, ELR, environmental lapse rate, सामान्य ह्रास दर, पर्यावरणीय ह्रास दर. What is rate? Lapse of 6.5 degrees Celsius per kilometer. In other words, lapse of 1 degree centigrade per 165 meter height. हम ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली क्लास में वहां पढ़ेंगे पॉजिटिव लैप्स रेट, निगेटिव लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट. जीएस के लिए पढ़ेंगे सिर्फ ELR और NLR. नाउ प्लीज बी अल्ट्रा अटेंटिव. अगर ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है तो सरफेस टू सरफेस, पोल टू पोल, फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर. ये पूरी पहली परत ट्रोपो है, ये पूरी दूसरी स्ट्रेटो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ये तीसरी मीजो और ये चौथी थर्मो. इसको आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो. डायग्राम में हमने स्क्रीन पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो. ध्यान सुनना बिल्कुल. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको पूरी बात समझ में आएगी. So please listen very carefully, be ultra attentive. ध्यान सुनना आप. देखो, माउंटेन, बिल्डिंग, फॉरेस्ट, सरफेस, इट इज ऑफरिंग फ्रिक्शन. ये घर्षण ऑफर कर रहा है, फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है टू विंड. ट्रोपोस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शन लेयर. डिबोट ने कहा differential heating of surface, land and water body is responsible कि लैंड पे अगर हीटिंग ज्यादा हुई तो लो प्रेशर, वाटर बॉडी पे हीटिंग कम हुई तो कंफर्टेबली हाई प्रेशर, टर्बुलेंस, अनकंट्रोल्ड. डिबोट गेव द टर्म ट्रोपोस्फेयर फॉर दिस अनकंट्रोल्ड मोशन. ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन लेयर. Friction is offered by various kind of surfaces, mountain, building. As force of gravity is maximum at the surface, all the heavier component of atmosphere are confined close to the surface. That is why 70 to 90% mass of atmosphere is confined close to surface, that is troposphere. बहुत ध्यान सुनेगा. इंसुलेशन फॉल कर रही है फ्रॉम ऑल दिस एक्सपोज, जितने आपको नीले में वाटर बॉडीज दिख रही हैं, फ्रॉम एक्सपोज वाटर बॉडीज, वाटर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मॉइस्चर. 90% of water vapor is confined within troposphere. That is why all weather pattern, cloud formation, formation of rainfall, fog, smog, lightning, thunderstorm, all these are confined within troposphere. बहुत ध्यान सुनिएगा. Height of troposphere is variable. कैसे? Over equator
sun rays are falling vertically, more heating, more evaporation, more convective rise of current. इस कन्वेक्टिव राइज में बहुत कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं, एक्सपोज वाटर बॉडी से मॉइस्चर पिक कर रहा है. मॉइस्ट एयर इज लाइटर एज कंपेयर टू ड्राई एयर. आगे बताऊंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्यों. मॉइस्ट एयर इज लाइटर, हल्की है, एज कंपेयर टू ड्राई एयर. इन कन्वेक्टिव राइज चूंकि ज्यादा एयर मास हल्की है, सो कन्वेक्टिव राइज इज अप टू ग्रेट हाइट. दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज ऑफ इक्वेटोरियल बल्जिंग, because of geoid shape, because of radius bigger over equator, because of less force of gravity over equator, these convective rise are loosely held. Two factor, pattern of insulation being vertical and less force of gravity is responsible that vertical rise of air current occurs and height of troposphere is maximum up to 18 km over equator. On the other hand, बहुत ध्यान सुनना, हमने कहा भाई 21 जून नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सन, सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकल अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. क्या हो रहा है, ध्यान सुनना. So rays are more intense over pole in the month North Pole on 21st June. क्यों? क्योंकि सन अपने नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल कर रहा है. ये नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट तब तक है जब अर्थ 23.5 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस इंक्लाइंड है. तो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर ओवर पोल विल बी अप टू 8 किलोमीटर्स. समझिएगा, 21 जून को सन की रे स्लैंटिंग फॉल करें ओवर पोल, एयर मास कंडेंस कॉम्प्रेस्ड, रेडियस ओवर पोल इज लेस, force of gravity high. These condensed compressed air masses are tightly held. That means height of troposphere is variable, maximum over equator and minimum over pole, है ना. ये बात हमें समझने की जरूरत है. मैक्सिमम ओवर इक्वेटर, मिनिमम ओवर पोल. Over equator, rays are falling vertically, more heating, more convective rise, more moisture, more moist air, more water vapor, being lighter rises up to great height. On the other hand, over poles, आप देख पा रहे थे कि over poles sun rays are slanting, temperature is low, air mass is compressed, less radius, more gravity, it is tightly held. अगर 21 जून को सन की रेज अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल कर रही हैं तो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर ओवर नॉर्थ पोल विल बी मैक्सिमम अप टू 8 किलोमीटर. और उन्हीं दिनों साउथ पोल पे, क्योंकि साउथ पोल पे विंटर्स हो रहा है, ज्यादा एयर मास कॉम्प्रेस्ड है, हाइट विल बी अप टू 6 किलोमीटर. So over pole height of troposphere is 6 to 8 kilometers. इतनी बात हम समझ पा रहे थे. Now please be ultra attentive. Earth surface is behaving as heat source. पृथ्वी की सतह हीट सोर्स की तरह कार्य कर रही है. And with increase in height within troposphere, see, ध्यान सुनिएगा, increase in height within troposphere, temperature decreases at a rate of 6.5 degree centigrade per kilometer, which is called as NLR, normal lapse rate. See here, ELR, environmental lapse rate. यहां समझिएगा बहुत ध्यान से. हमने कहा भाई एक पोजीशन है इक्वेटर के ऊपर
सरफेस पे, एक पोजीशन इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोपॉज पे, एक पोजीशन है पोल के सरफेस पे, एक पोजीशन है पोल के ऊपर ट्रोपोपॉज पे। 4 पॉइंट आपको दिख रही हैं। इसका नाम दिया हमने ए, इसका नाम हमने दिया बी, इसका नाम हमने दिया सी और इसका नाम हमने दिया डी। इस क्वेश्चन को और समझिएगा। सी, 1 पॉइंट इज एट सरफेस ओवर इक्वेटर, इक्वेटर के सतह पे है पॉइंट ए, इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोपॉज पे बी, पोल के सरफेस पे सी और पोल के पॉज पे डी। 4 पॉइंट है। और अगर आपसे मैं पूछूं एट विच पॉइंट टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, बट ऑब्वियस एट विच पॉइंट टेम्परेचर विल बी मिनिमम, ए बी सी डी, समझने का प्रयास कीजिएगा। बट ऑब्वियस एट ए एट सरफेस टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, क्योंकि सरफेस से ऊपर जाएंगे, हाइट इज अप टू 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक NLR लागू होगा और टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। यहां पे सनरेज और स्लैंटिंग टेम्परेचर कम है, हाइट इज अप टू मैक्सिमम 8 किलोमीटर, यहां पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा। पोल पे सन की रेज स्लैंटिंग है, टेम्परेचर कम होगा, बट ऑब्वियस ए पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। लिसन वेरी केयरफुली। सी, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ए है, मिनिमम की बात करूं लोगों को लगता है डी होता है बी। समझिएगा ध्यान से। अगर मैंने यहां टेम्परेचर लिया से एवरेज 22 डिग्री, 22 डिग्री हमने टेम्परेचर लिया, 18 किलोमीटर की हाइट यानी 18 इंटू 6.5 डिग्री का लैप्स। क्लियर है? कर लीजिए आप। कितना टेम्परेचर घटा? 117 डिग्री लैप्स हुआ। -117 प्लस 22 अप्रॉक्स कर लो, -95 डिग्री। क्रिटिकल वैल्यू कितनी हो रही है? -95 डिग्री। यहां पे आइए, -10 एवरेज, 8 6 48 और 52, -50 कैसे करेंगे? कितना लैप्स हो रहा है? 8 इंटू 6.5 डिग्री, 1 किलोमीटर में 6.5 का लैप्स, तो 8 6 48 और 4 52, -52 डिग्री घट रहा है। -10 पहले से था, -62 डिग्री टोटल हो गया। थ्योरेटिकल वैल्यू डी पे थ्योरेटिकल वैल्यू -62, बी पे -95 -92। प्रैक्टिकल वैल्यू जो आपको निकल के आती है -80 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर इक्वेटर एट बी एंड -45 ओवर डी। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर है ना पैराडॉक्स, जिस इक्वेटर के सरफेस पे टेम्परेचर मैक्सिमम है उसी इक्वेटर के पॉज पे ट्रोपोस्फेयर के अपर मोस्ट लिमिट पे टेम्परेचर मिनिमम है। ये हमें जानने और समझने की जरूरत है। ठीक, पूरी आपको क्लास में अच्छे से डिक्टेट कराऊंगा। पूरी आपको स्टडी मटेरियल, जितने लोग हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, आपको पूरी स्टडी मटेरियल मिलने वाली है, which is great compilation of awesome books, NCERTs, old NCERTs, GC Leong, what not, गागर में सागर। तो ये क्लासेस आपकी हो रही हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो ध्यान से सुनेंगे।
ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मेरी बात समझ में आए, तब तक समय निकल चुका होगा और आप पछता रहे होंगे। वो जोश, वो जुनून और वो एनर्जी आपके पास नहीं होगी। तो ये बात आप समझने का प्रयास करें। हर चीज का एक उचित समय है। एवरीथिंग हैज अ राइट टाइम, अ टाइम टू रीड, अ टाइम टू प्ले, अ टाइम टू डांस, इवन अ टाइम टू स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। आप बोलते हो लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। समय का इंतजार न करें, समझिए आप। हैव अ लुक। अगर हम यहां समझने का प्रयास करें, इन ट्रोपोस्फेयर up to 2 kilometer of height, maximum water contained, water vapor is confined around 50%. Up to 6 kilometer of height, 90% of total water vapor is confined. So all weather phenomena are confined, limited to the troposphere. एक खास बात और, जो लोग एनवायरमेंट के कोर्स में एनरोल्ड या कॉम्बो ऑफर में है या कंप्लीट कोर्सेज में है, वो वहां पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप अपडेट के साथ। आउट ऑफ 20 प्लस ग्रीन हाउस गैसेस, 20 से ज्यादा कुल ग्रीन हाउस गैस हैं, ओनली 6 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय क्योटो प्रोटोकॉल। ध्यान सुनिएगा, यहां पे मैं बताऊंगा ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस क्या है। ऑल दोज गैसेस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव्स। लघु किरणों को बोलेंगी जाओ जाओ, और जब शॉर्ट वेव्स लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में एमिट हो रही हैं तो उन्हें एब्जॉर्ब करेंगी, बोलेंगी नहीं जाओ। दैट मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज which are transparent to short waves but absorbs long waves emitted by earth surface। हमें यह बात जानने की जरूरत थी, हम और ध्यान से सुनेंगे। प्लीज बी अल्ट्रा अटेंटिव। हमने कहा भाई एक CO2 है, एक मीथेन है, और हम ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं। इफ CO2 is absorbing one greenhouse gas, if CO2 is absorbing one long waves and methane is 25 to 30, तो आप बोलोगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, भूमंडलीय तापन की क्षमता ऑफ मीथेन इज 25 to 30 times more as compared to CO2। एनवायरमेंट की क्लास में समझेंगे व्हाट इज रेडिएटिव फोर्सिंग, व्हाट इज GWP, हाउ लाइफ स्पैन इज लिंक्ड टू दिस। एनवायरमेंट की क्लास में डिस्कस करेंगे विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल ग्रीन हाउस गैस फॉर ट्रॉपिकल रीजन, which is most important greenhouse gas globally, which is most important greenhouse gas for tropical region. Why? Even though concentration of methane is less in tropical region, but it is more important as compared to CO2 and water vapor. We'll discuss कैसे एनिमल हस्बेंड्री ग्रीनहाउस गैस, ग्रीनहाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। How cut chewers ruminants are contributing to greenhouse effect, how destruction of wetlands are contributing to greenhouse effect। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। बिलीव मी, जो क्लासेस में हैं दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। पहले उनको लगा था कि सर हाउ इट इज पॉसिबल कि हम ऑफलाइन वाली फीलिंग ऑनलाइन में एंजॉय करेंगे। गाइस हो रहा है, मैंने कहा था ना, आपने समझा ना, तो आप बस पढ़ते जाएं। कमाल होना ही है, कमाल करना है। तभी तो जीनो IAS में हमने आपके लिए इतनी बेहतरीन टीम लेकर आया। मैं आइए बातों को और समझते हैं। प्लीज बी अल्ट्रा अटेंटिव। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज थर्मल इन्वर्जन, बहुत ध्यान सुनेगा, थर्मल इन्वर्जन।
थर्मल इन्वर्जन टेम्परेचर का नॉर्मल ट्रेंड से उल्टा हो जाना। सी, अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, इन द केस ऑफ ट्रोपोस्फेयर कंडीशंस क्या हो रही हैं? कंडीशन ऑफ से विंटर्स, ठंडी का मौसम है, हैविंग लॉन्ग नाइट, ठंडी में लॉन्ग नाइट हो ही जाएंगी, हैविंग क्लियर स्काई, क्लियर स्काई, कोई बादल नहीं है, नॉन क्लाउडी है, नॉन क्लाउडी, क्लियर स्काई, स्टिल एयर, वायु स्थिर है, कोई हलचल नहीं हो रही है, स्टिल एयर। इन कंडीशंस में यहां समझिएगा, यहां देखिएगा, प्लीज हैव अ लुक एंड प्लीज फोकस करिएगा आप। अभी मैं बच्चों से बता रहा था कि कैसे इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, मेंस का एग्जाम हुआ, और एग्जाम के बाद धड़ाधड़ बच्चों के मैसेज आए कि सर आप बोल तो रहे थे कि जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा। उसका लॉजिक सिंपल है गाइस, क्यों मैं जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा? सिंपली बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं पता है एग्जाम में क्या आने वाला है। अगर ये पता होता तो मैं डे 1 आता, आपको वही पढ़ाता और झमाझम निकल जाता। हाँ, मुझे ये पता है कि व्हाट इज द इवॉल्विंग ट्रेंड, ट्रेंड इवॉल्व कैसे हो रहा है। मुझे ये पता है कि अगर मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज, न्यू एनसीईआरटीज, एडवांस बुक, स्कॉलर तक के कंसेप्ट, जीसीलियोन के कंसेप्ट को करंट अपडेट से लिंक कर दिया है, तो क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। और मुझे यह पता है कि अगर मैंने आपके बार बार कंसेप्ट्स को इंटरलिंक किया है तो क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। मुझे यह पता है कि अगर हनुमान जी को नहीं पता था लक्ष्मण को बाण लगने के बाद, मूर्छित होने के बाद, कि संजीवनी बूटी कौन सा है, तो पूरा पूरा पर्वत उठा लाए और बूटी उसी में था। इसी को मैं बोलता हूं लॉर्ड हनुमान अप्रोच। अगर मुझे ये नहीं पता है क्वेश्चन क्या आने वाला है तो मैंने आपके लिए पूरी पर्वत उठा ली है। गाइस, क्वेश्चंस वहीं से आने वाला है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं ध्यान से पढ़िएगा, ठीक? तो बात आपसे हो रही थी कि भाई विंटर्स है, लॉन्ग नाइट है, क्लियर स्काई है, नॉन क्लाउडी, स्टिल एयर है। आपने समझा कैसे शॉर्ट वेव्स आ रही थी पूरे दिन इंसुलेशन के फॉर्म में। शॉर्ट वेव्स आने के बाद कैसे गर्म होने के बाद आफ्टर एब्जॉर्बेंस एंड देन री एमिटेंस वो कैसे एमिट हो रही हैं लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में, हाउ दे आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। क्या हो रहा है यहां पे? अर्थ सरफेस इज बिहेविंग एज ए हीट सोर्स। व्हाट इज हैपनिंग नॉर्मली? सरफेस के क्लोज अगर ये एयर मास है तो यहां टेम्परेचर हाई है, एलॉफ्ट की तुलना में ऊपर टेम्परेचर कम है। ये दशा, ये कंडीशन दिन में हो रही है। दिस इज नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है? बिकॉज ऑफ NLR। अगर ये 0 डिग्री है, अगर ये +100 है, -100 है, so with increase in height temperature decreases because of NLR, normal lapse rate। ये सामान्य बात हो गई, ये तो मैंने आपको यहां भी बताया था। अब आपको फोकस करना है अर्ली मॉर्निंग, भोर के समय वायु स्थिर, एयर स्टिल, पूरी लॉन्ग वेव्स ऊपर जा चुकी हैं, स्काई क्लियर है, ऊपर गई, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, एयर स्टिल है, मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो भोर के समय अर्ली मॉर्निंग आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो ऊपर का एयर मास है, ठीक, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये ऊपर का एयर मास है,
लॉन्ग वेव्स यहां पहुंच चुकी हैं और अब ये तुलनात्मक रूप से इसका टेम्परेचर हाई है। अर्ली मॉर्निंग भोर के समय यहां टेम्परेचर कम है क्योंकि लॉन्ग वेव्स ऊपर जा चुकी हैं। वाई ऊपर जा चुकी हैं? बिकॉज इट इज विंटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली मॉर्निंग आवर्स, लॉन्ग नाइट, नॉन क्लाउडी स्टिल एयर, क्लियर स्काई। अर्ली मॉर्निंग में भोर के समय ठंडी के दिनों में याद करिए, क्या आपको पता है ठंडी के दिनों में ड्यूरिंग विंटर्स वाई इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स you are feeling more cold as compared to say 10, 11, 12 p.m. or 1 a.m. so on. Because of this temporary thermal inversion. So this is temporary thermal inversion which is observed in troposphere. When conditions are winters, long night, clear sky, non-cloudy, still air, and when we are observing it in early morning hour. हम अर्ली मॉर्निंग आवर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आइए इन बातों को और समझने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज लिसन। इन स्ट्रेटोस्फीयर, हिंदी में तो नाम ही गलत है, इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज समताप मंडल। आप देखोगे यहां कोई समताप नहीं है। प्लीज हैव अ लुक। इन स्ट्रेटोस्फीयर, अभी समझाऊंगा आपको, विथ इंक्रीज इन हाइट और अल्टीट्यूड लोअर स्ट्रेटो इज आइसोथर्मल इन नेचर, देन टेम्परेचर increases, maximum temperature at stratopause कितना मैक्सिमम? 0 डिग्री। कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में आपके लिए आ रहे हैं, आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है? क्या ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है? मैं आपको समझाते भी जाऊंगा साथ साथ, मन में सोचिएगा, कमेंट करिएगा। ओजोन इज प्रेजेंट इन बोथ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड नेगेटिव -O3, टॉक्सिक, बैड, लो ओजोन। क्या बोलेंगे? -O3। इट इज कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ये फोटोकेमिकल स्मॉग का कंपोनेंट है। इट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। It is component of Los Angeles type of smog. It is component of oxidizing smog. It is not found in the form of layer. नकारात्मक negative ozone localized in distribution. Emissions from traffic. समर है, दोपहर का वक्त है, इंटेंस लाइट है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स फॉर्म हो रही हैं, PAN फॉर्म हो रहा है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PBN फॉर्म हो रहा है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स फॉर्म हो रही हैं, एल्डिहाइड्स फॉर्म हो रही हैं, साथ में -O3 फॉर्म हो रहा है। इट इज अ कॉम्पोनेंट, इट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। रिमेंबर, इट इज कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। रिमेंबर, though it is not recognized under Kyoto Protocol. Ozone present in strato is present in the form of layer. It is called as good ozone. It is called as positive ozone. It is called as protective ozone. It is called as ozonosphere. Ozonosphere. Thickness of ozonosphere is measured
in Dobson unit, and 1 du equals to 1 part per billion, ppb, part per billion. We'll discuss चैपमैन साइकिल. अब एनवायरमेंट वाली क्लास में मैं आपको चैपमैन साइकिल, मोलिना मैकेनिज्म, ओजोन डिप्लीशन, है ना, सारी बातें मैं बताऊंगा आपको पोलर वॉर्टेक्स से जोड़ के. यहां नहीं पॉसिबल है, सब यहीं पढ़ोगे तो एनवायरमेंट में क्या पढ़ोगे, है ना. बट दिस स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड विल हेल्प यू अ लॉट. In your class of environmental issues, we will discuss how polar vortex, about nitrate hypothesis, sulfate hypothesis, chlorine hypothesis, Molina mechanism, Chapman cycle mechanism, सारी होंगी. See, ozone present in strato protect us from harmful UV rays. ट्रिक देखना, UV is of 3 type. अगर मैं आपसे बोलूंगा यूवी ए फॉर अच्छी वाली, यूवी बी फॉर बुरी वाली, यूवी सी इज जानलेवा लिथल. मोर देन 90% ऑफ लिथल हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मोर एनर्जी, यूवीसी इज एब्सॉर्ब बाय ओजोनोस्फेयर. ओजोनोस्फेयर का जो ओजोन है, it is faintly blue in color. It is present in the form of layer whose thickness is measured in Dobson unit. मजे की बात, मैकेनिज्म बताऊंगा मोलिना के एनवायरमेंट में. यहां एक लाइन बोल दे रहा हूं, याद रखेंगे आप. अल्ट्रावायलेट रेज यूवी इज इन्वॉल्व इन बोथ formation and depletion, destruction, thinning of ozonosphere. मैकेनिज्म कैसे बात करेंगे. सी, बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मल इन्वर्जन ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर is reported, which is temporary phenomenon in tropo. लेकिन because of ozonosphere which absorbs more than 90% of UVC, more than 50% of UVB, fraction of yellow green infrared, और absorb करके उनको emit कर रहा है in the form of heat. That is why and how in strato temperature increases with increase in height. This increase in temperature is opposite to the previous layer and this is called thermal inversion. ताप की विलोमता, ताप का व्युत्क्रमण, which is a permanent feature. Permanent thermal inversion is reported in strato. Fine. ध्यान सुनना, be ultra attentive. क्वेश्चन मेरा आपके लिए will discuss in environment. Thickness of ozone is maximum up to height of 35 किलोमीटर. बहुत गहराई से सुनिएगा आप. एनवायरमेंट की क्लास में मैं करूंगा डिस्कस. अगर ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वाई temperature is not maximum up to height of 35 किलोमीटर. जहां ओजोन थिकली प्रेजेंट है यहीं पर तापमान मैक्सिमम होना चाहिए था. लेकिन what we have observed कि at stratopause where ozone is thinly present, temperature is maximum. तब तक आप सोचें ऐसा क्यों. Clear? All weather pattern is limited to tropo. All cloud formation, यहां पे खास किस्म की क्लाउड called as nacreous cloud. Nacreous cloud is not responsible for
एनी रेनफॉल, ये किसी भी प्रकार के रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ पर्ल फॉर्मेशन। क्लाउड पढ़ेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी में, वहां आपको दोबारा दिखाऊंगा भी, थोड़ा सा आज भी दिखा सकता हूं, दिखा दूंगा आपको। सो नेक्रियस और मदर ऑफ पर्ल फॉर्मेशन हैज नो और मिनिमल मॉइस्चर कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, सो इट इज नॉट कॉजिंग एनी रेनफॉल। अगर हम रेनफॉल की बात करें, बहुत ध्यान सुनेगा, among the variable components of atmosphere, है न मजे की बात, जिस डस्ट पार्टिकल से, धूल के कण से आप परेशान हो, उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है। डस्ट पार्टिकल्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। कैसे? दे आर एक्टिंग एज वाटर सीकिंग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन। ट्रोपोस्फेयर में जो धूल के कण हैं उस पे मॉइस्चर कंडेंस हो रही हैं और क्लाउड की फॉर्मेशन करा रही हैं। कई बार ऐसा होगा कि वार्म एयर मास है, उसके पास मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है और उसके पास कोई वाटर वेपर के साथ साथ कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन नहीं है, कोई हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं है। तो उस केस में हम करा रहे क्लाउड सीडिंग, हम करा रहे हैं सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट क्रिस्टल का स्प्रे। चाइना इज वेरी एक्सपर्ट। हाल ही में हमने दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसे प्रयास में लाया है। कर्नाटका में हमने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट वर्षाधारी, आर्टिफिशियल रेनफॉल क्लाउड सीडिंग व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन डस्ट पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट। है ना मजे की बात? अगर ये धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स आपके एटमॉस्फेयर में ना होते तो आपको जो ब्यूटीफुल कलर स्काई की दिख रही है, ब्लू कलर, वो आपको ग्राउंड से देखने पे नहीं दिखती। स्पेस में जब हम अपने बादल को देखते हैं, क्लाउड को देखते हैं, स्काई को देखते हैं, स्काई लुक्स ब्लैकिश इन कलर व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम स्पेस and sky blue when observed from the ground. It is because of selective scattering in the given part of spectrum by the dust particles present in the atmosphere. याद करिए, शायद आपने न सुना होगा, हमने अपने टाइम में सुना था गोधूली की बेला। अब तो न तो वो कच्ची सड़कें रही, न वो सिस्टम रहा। पहले क्या हो रहा था, किसान गाय के, भैंस के दूध निकालने के बाद भोर में उसे छोड़ दे रहा है, अर्ली मॉर्निंग, और कच्ची सड़कों से जानवर निकल रहे हैं, धूल के कण ज्यादा रिलीज हो रहे हैं। शाम को इवनिंग टाइम वापस गाय लौट रही है, कच्ची सड़कों से भैंस लौट रही है, धूल के कण ज्यादा निकल रहे हैं। डस्क एंड डॉन, भोर और साँझ। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, आज कारण कई और हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, इट कॉजेज सेलेक्टिव स्कैटरिंग in the radius oranges part of spectrum, and thus rising sun, setting sun, उगता सूरज, डूबता सूरज की जो खूबसूरती आपको दिखती है, which is called as twilight condition, TWILIGST, it is because of scattering by dust particles present in the atmosphere. क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? So my friends, listen very carefully. Every component, every variable component of the atmosphere has its role. Variable component, water vapor is playing important role.
contributing to weather phenomenon, precipitation, cloud formation, lightning and thunderstorm. Other important variable component, dust particle, is playing important role by imparting color to sky, by causing twilight condition, by causing dusk and dawn, by imparting oranges, reddish, charming, beautiful color during sunrise and sunset. Chapman cycle involved in formation of ओजोनोस्फेयर. बहुत ध्यान सुनना, क्वेश्चन आपके लिए है, वाई इन म्यूजोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट. क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, वाई NLR नॉर्मल लैप्स रेट is not valid applicable in mesosphere like that of troposphere. आंसर सुनने का प्रयास करेंगे. See, in mesosphere, for mesosphere, heat source is ozonosphere of the previous layer. भाई अगर आपके घर के रोशनी का ऊर्जा का स्रोत पड़ोसी का घर है और उसके हालात डावाडोल है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी लालटेन टिमटिमा रही है, ठीक, तो आपके घर में ऊर्जा का स्रोत, लाइट का सोर्स यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? आइए कंसेप्ट लगाते हैं. इफ एनर्जी सोर्स फॉर मीजो इज ओजोनोस्फेयर whose thickness is not uniform throughout the globe, formation occurs over tropical region, deposition in the mid latitude, problem of depletion is more over the poles. तो अगर वो लेयर ऑफ ओजोनोस्फेयर ही यूनिफॉर्म नहीं है और वही अगले लेयर का एनर्जी का सोर्स है, हाउ लैप्स कैन बी. अगर ये एफिशिएंट एनर्जी सोर्स होता तो स्ट्रेटोपॉज पर टेम्परेचर मैक्सिमम होती. दिस मैक्सिमम इज ओनली अप टू 0 डिग्री. तो हमें समझने वाली बात ये है कि भाई एज दिस इज नॉट वेरी एफिशिएंट इफेक्टिव हीट सोर्स फ्रॉम विच वी आर मूविंग अपवर्ड्स, देयर विल बी लैप्स इन टेम्परेचर. And this lapse in temperature is not at any fixed rate, but one thing is confirmed, lowest temperature is found in mesosphere. Lowest temperature is found in mesosphere. Mesosphere में lowest temperature मिल रहा है. Clear है? A special type of cloud not responsible for any rainfall, having meteoritic dust particle as well, noctilucent cloud is found in mesosphere. ये कोई रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ये जो नेक्रिस क्लाउड स्ट्रेटो में आपको दिख रही थी, इट इज अ टाइप ऑफ हाई क्लाउड, सीरस क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल फॉर्मेशन. नॉक्टिल्यूटेड क्लाउड जो आपको दिख रही है, बहुत ध्यान सुनिएगा. So again it is playing very important role. स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट इज मैक्सिमम अप टू 50 किलोमीटर्स एंड टोटल 6 to 9% mass of atmosphere is confined up to mesosphere. Confined up to mesosphere. बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे. प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली. अगर हम जो 12 किलोमीटर के हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 मिली बार्स का था, एट हाइट ऑफ 50 किलोमीटर नाउ ओनली इट इज 1 मिली बार. कितना लो हो चुका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यू कैन सी हाउ लो इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये अगर आप यहां से ऊपर जाओगे 0.01 मिली बार्स, ठीक, वेरी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट मीन्स
एटमॉस्फेयर बिकम्स वेरी रेयर, थर्मोस्फेयर में तो बहुत ही ज्यादा वो रेयर हो चुका है। रेयरिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ थर्मोस्फेयर, बहुत ही रेयर हो चुका है। अगर म्यूजोस्फेयर में देखें तो -80 to -90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिपोर्टेड, एंड देन कम्स थर्मोस्फेयर। खास बात, टेम्परेचर तो बढ़ रही है, बट बिकॉज एटमॉस्फेयर इज वेरी रेयर, sensible heat is very low. In thermosphere, from 90 kilometers up to say approx 10,000 kilometers, because of rarity of atmosphere, sensible heat is very low. आइए जरा इन बातों को हम और समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्लीज बी अल्ट्रा अटेंटिव एंड प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। बट फ्रेंड्स, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपसे बताऊं ये हमारा अर्थ है, इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 0 डिग्री। ध्यान सुनना बिल्कुल। आवर अर्थ इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट, अर्थ इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट। इन द प्रोसेस, इन द चैप्टर ऑफ मोशंस हमने डिस्कस किया है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, पेलियो मैग्नेटिज्म, डायनेमो सब समझते हैं हम, मैग्नेटिक रिवर्सल यहां ब्रीफ करेंगे। एज आवर अर्थ इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट, whatever magnetically charged particles present in the atmosphere, हमने स्कूल में फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ किया था। सो magnetically charged particles of the atmosphere, they are aligned in the form of belt, एक बेल्ट के रूप में आपको दिखती हैं, एक बेल्ट के रूप में आपको दिखती हैं। ठीक, क्या है ये? दिस इज अ बेल्ट ऑफ मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इस बेल्ट का नाम है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। दिस बेल्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल सोलर विंड के। This is belt of magnetically charged particle, belt formed after alignment of magnetically charged particles. So whatever alpha rays, beta rays, gamma rays, they are trapped. Alpha, beta and gamma are trapped. Alpha rays, beta rays, gamma rays are trapped. Trapped by Van Allen radiation belt. बहुत ध्यान सुनिएगा। Then comes a layer faintly blue in color,
called as ozonosphere. Thickness measured in Dobson unit. Thickness measured in Dobson unit. There is a layer called as E layer, Canely heaviside layer. Canely heaviside layer, E layer, Canely heaviside layer. समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों. This is E layer. E layer of ionosphere. E layer of ionosphere is also called as Canely heaviside layer. Between 90 to 160 किलोमीटर अगर इसके हाइट की बात करें, it is also called as Canely heaviside layer. नाइन्टी टू 160 किलोमीटर डिपेंड कर रहा लेटीट्यूड कौन सा है, सीजन कौन सा है. Canely heaviside layer or E layer of ionosphere protect us from harmful solar X-rays. जो सन की X-rays आ रही हैं, ये सोलर X-rays को एब्जॉर्ब कर रही हैं. Protect us from harmful X-rays. सोलर X-rays से हमें बचा रही हैं. Then comes ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल. अगर इस ओजोनोस्फेयर की बात करें, ओजोनोस्फेयर ये लिख दे रहा हूं मैं. Then comes ओजोनोस्फेयर. अगर मैं इस ओजोनोस्फेयर की बात करूं, ओजोनोस्फेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटो but obvious, protect us from harmful UV rays. harmful UV rays से, harmful ultraviolet rays से हमें बचा रही है. protect us from harmful UV rays. our immediate atmosphere, अगर कोई हेवनली बॉडी अपने पाथ से डेविएट हो जाए, से फॉर एग्जाम्पल एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर्स, से फॉर एग्जाम्पल क्यूपर ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड नेपच्यून, से फॉर एग्जाम्पल कॉमेट्स, मीटोराइट्स, अगर वो अपने पाथ से डेविएट हो जाए, friction is offered by our atmosphere. छोटे साइज की है, बिफोर स्ट्राइकिंग आवर सरफेस जल के हो जाएंगी खत्म. दे आर कॉल्ड एज मीटियोर्स. मीटियोर्स. शूटिंग स्टार, साइज छोटे होके स्ट्राइक कर रही हैं, they are called as meteorite. Meteorite. Atmosphere is playing important role in maintenance of habitable conditions. Is playing important role in low diurnal range of temperature. दिन और रात के बीच तापमान का अंतर कम है. ध्यान सुनिए गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कमिंग नाउ, सो प्लीज बी अल्ट्रा अटेंटिव. ओवर द पोल्स these belts are exposed. और जब नॉर्थ पोल सन की तरफ हो रहा है तो सोलर रेज इस एक्सपोज बेल्ट से आ रही है. अभी हमने डिस्कस किया ओवर द पोल डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम
height of troposphere is minimum, air masses are condensed, compressed, ये ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेंगी, ऊपर पोल पे ये बेल्ट एक्सपोज है, तो जब ये सोलर रेज आ रही हैं, जलने लग जा रही हैं, आपको चमकती हुई सौर लपटें दिख रही हैं। ये कोई मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स नहीं करा रही हैं, बड़ी खूबसूरत सी ये आपको सोलर फ्लेयर्स दिख रही हैं, बड़ी खूबसूरत सी आपको सौर लपटें आपको दिख रही हैं। ठीक, बड़ी खूबसूरत सी आपको सौर लपटें दिख रही हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, दिस सोलर फ्लेयर्स विच आर फॉर्म्ड ओवर द पोल्स, जो ध्रुवों पर बन रही हैं, इन हिंदी दे आर कॉल्ड एज ध्रुव ज्योति। पोलर अरोरास, क्या बोलेंगे? पोलर अरोरास। दिस आर पोलर अरोरास, AURORAS, अरोरा फॉर्म्ड ओवर नॉर्थ पोल, जो उत्तरी ध्रुव पर बना, इट इज कॉल्ड एज अरोरा, अरोरा बोरियलिस, विच इज फॉर्म्ड ओवर साउथ पोल, ऑस्ट्रेलिया साउथ हेमिस्फेयर में है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। So polar auroras are solar flares formed over the poles. ये बिल्कुल खूबसूरत सी चमकती हैं, आपको आसमान में अच्छी दिखती हैं। They are not responsible for any melting of glacier or frozen surfaces over the poles. Aurora which is formed over North Pole is called Aurora Borealis, which is formed over South Pole is called Aurora Australis. अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे लिख कर भेजोगे। क्या है क्वेश्चन? समझिएगा, हैव अ लुक। डिस्कस significance of atmosphere. Discuss significance of atmosphere. Explain how it acts as shield. वर्ड लिमिट मैं आपको नहीं दे रहा बहुत, आप 200 वर्ड से भी ज्यादा एक्सीड कर सकते हो स्टार्टिंग की क्लासेस में, बिकॉज बाद में मैं आपको सिखा दूंगा कॉम्पैक्ट फ्लो चार्ट के फॉर्म में। जब मैं आपको मॉडल आंसर्स दूंगा इसके, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फाइन, सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम आगे और आपसे बात करते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।